हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 90। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड रहेगा, डिमांड शेड्यूल रहेगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड रहेगा, डिमांड कर्व रहेगा, ये रहेगा, और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड मार्केट ऑफ डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब रहेगा, और एक लास्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड रहेगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। पहले देखते हैं डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं। डिमांड शेड्यूल इज दैट शेड्यूल विच अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सो द रिलेशनशिप बिटवीन quantities of the commodity demand at different price according to solution. The table relation to price of the quality demand is called demand schedule। यानी ऐसा टेबल जिसमें क्वांटिटी और प्राइस के रूप में टेबल फॉर्म के रूप में दिखाया जाता हो प्राइस और कमोडिटी को किसी एक व्यक्ति के लिए, जिसमें इसके पार्ट दो होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में किसी कहते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल is different as the quantity of a given commodity which a consumer will be buy at all possible price at a given moment। टेबल 1 में दिख रहा है, in a individual demand schedule it indicates the different quantity of ice cream bought by a consumer at different price at a given time। यहाँ एक डिमांड है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसमें प्राइस ऑफ द आइसक्रीम और क्वांटिटी ऑफ द डिमांड बता रहा है, जिसमें एक प्राइस पे एक आइसक्रीम में 4 लोग खाया, 2 आइसक्रीम में 3 लोग, 3 रुपए में दो लोग और 4 रुपए में 1 लोग खाया। आप समझे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता क्या है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसी व्यक्ति का प्राइस और क्वांटिटी को किसी टेबल फॉर्म में दिखाया जाता हो तो उसे डिमांड शेड्यूल कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। और मार्केट डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं, जिसमें किसी मार्केट में पूरे व्यक्ति का क्वांटिटी और प्राइस टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हो तो उसे मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। जैसे कि इसमें देख रहे हैं प्राइस ऑफ आइसक्रीम एज डिमांड और बी डिमांड और मार्केट डिमांड ये हो गया। जैसे प्राइस ऑफ आइसक्रीम है 1 2 3 4, ए का डिमांड है 4 3 2 1 और बी का डिमांड है 5 4 3 2, यानी कि ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। एक्स में बोला कि हमें 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। वाई ने भी बोला हमें 5 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए। अब इन दोनों को जोड़कर मार्केट डिमांड शेड्यूल निकलेगा, इसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। इसके बाद देखते हैं डिमांड कर्व किसे कहते हैं। डिमांड कर्व किसे कहेंगे, यानी कि किसी टेबल को ग्राफ के रूप में क्वांटिटी और डिमांड को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हो तो उसे डिमांड कर्व कहेंगे। जैसे कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसे कहते हैं, जिसमें किसी एक व्यक्ति का क्वांटिटी और डिमांड को टेबल के रूप में उसे चेंज कर ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हो तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। जैसे कि इसमें देख रहे हैं क्वांटिटी और प्राइस, ये किसी एक व्यक्ति का डिमांड कर्व है जो फॉलोइंग के नीचे जा रहा है। और दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड किसे कहेंगे, तो किसी मार्केट में पूरे व्यक्ति का प्राइस और डिमांड को टेबल के फॉर्म में लिखकर ग्राफ के रूप में चेंज करने के बाद जो ग्राफ बनेगा उसे हम ग्राफ डिमांड कहेंगे, यानी कि मार्केट ग्राफ डिमांड कहेंगे। जिसमें यहाँ देख रहे हैं ए ने और बी ने, ये एक आदमी, ये 2 आदमी, लेकिन इसका जो तीसरा आदमी आएगा वो डिमांड कर्व होगा। अब है डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन किसे कहेंगे, देखो ऐसा डिमांड फंक्शन जिसमें किसी वस्तु का प्राइस घटा तो उसका डिमांड भी घट जाए, यानी कि प्राइस घटने पर डिमांड भी घटे और प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटे और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़े, ये 2 हो जाएगा। अब देखो इसके 2 पार्ट होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक मार्केट डिमांड फंक्शन। तो हम देखते हैं पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं। तो पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि जितने भी चीज हैं सब समान है। विथ अ राइजेस इन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट एंड विथ द फॉल इन प्राइस, यानी कि जब
हमारे वस्तु का प्राइस बढ़ गया और उसी समय उस वस्तु का प्राइस घट गया तो इस डिमांड एक्सटेंड गिर जाएगा, डिमांड नीचे गिर जाएगा और इस डिमांड को दिस इनवर्स रिलेशनशिप कहेंगे। यानी कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा और डिमांड घटा तो प्राइस बढ़ गया और इसे हम इनवर्स रिलेशनशिप कहेंगे। बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इट ऑल्सो फ्लक्चुएट बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे कि प्राइस में चेंज आ जाए, प्राइस बढ़ा या फिर घट गया तो उसमें डिमांड घटेगा या फिर बढ़ेगा। प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा और डिमांड घटा तो प्राइस बढ़ेगा, बस उसे ही करेंगे। फिर इसमें दो पार्ट आते हैं। पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे कहेंगे? जो हम किसी एक व्यक्ति को छोड़कर सेम नेचर के वस्तु को किसी और के नेचर पे शिफ्ट हो जाए। यानी कि मानो हम चाय पीते हैं और चाय को छोड़कर हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाए, ये एक शिफ्टिंग कर्व होगा जिसे हम सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहेंगे। इसका प्राइस बढ़ने पर इसका डिमांड बढ़ेगा और इसका डिमांड बढ़ने पर इसका प्राइस घटेगा। और एक आता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे कहेंगे? जिसे complementary goods are those goods which complementary and demand for each other and are therefore demand the pen and ink। यानी कि एक के बिना दूसरा ना हो। पेन अगर चले, मानो एक ये पेन है और पेन के अंदर इंक है, अगर इंक ही नहीं होगा तो पेन कोई काम का नहीं है। यानी कि किसी एक वस्तु के बिना दूसरा वस्तु बेकार हो जाए, उसे ही कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे, जिसमें डिमांड बढ़ने पर प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगा। तीसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर। किसी व्यक्ति का अगर इनकम बढ़ जाए और उसका इंक्रीजिंग ऑफ बाइंग पावर बढ़ जाए तो वो एक इनकम ऑफ कंज्यूमर कहलाएगा। यानी कि जिसका इंक्रीजिंग ऑफ पावर बढ़ जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस चीज खरीदता है या फिर वांट्स को पूरा करता है। चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिमांड को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जो हम टेस्ट करते हैं उसे वेरीफाई करवाता है हम वायरल कर सकते हैं या फिर नहीं। जैसे कि मानो हमने चाउमीन खाया, एक किसी और को बोला, ये किसी और को बोला, ये किसी और को बोला, ये किसी और को बोला, यानी कि एक चीज को ये माउथ ऑफ मार्केटिंग हो जाता है, जिसे हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहेंगे। अब लास्ट है एक्सपेक्टेशन। यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हम फ्यूचर में सोचते हैं उसका भी एक्सपेक्टेशन होता है। हम जो सोचेंगे और वो हम आने वाले वक्तों में उसे खरीद सकते हैं और उसे हम एक्सपेक्टेशन कहेंगे। अब चौथा मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं? तो मार्केट डिमांड फंक्शन उसे कहेंगे जिसमें पूरे मार्केट के एक व्यक्ति को या फिर पूरे व्यक्ति को क्वांटिटी और डिमांड को दिखाता हो, उसे तो मार्केट डिमांड फंक्शन कह दिए। और इसमें क्या होगा, जो पॉपुलेशन ऑफ साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहलाएंगे। पहला पॉपुलेशन ऑफ साइज, यानी कि तुम सोचो सिटी और विलेज में क्या अंतर है। अगर यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ बिजनेस भी ज्यादा ही होगा, और यहाँ पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पॉपुलेशन कम है तो बिजनेस भी कम ही होगा। ये हो गया पॉपुलेशन ऑफ साइज। यानी कि यहाँ मान लो 50 लोग हैं, यहाँ पर 100 लोग हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनकम होगा और यहाँ पे लॉस होगा, तो इसमें पॉपुलेशन साइज हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसे कहेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम उसे कहेंगे जिसके पास कितने अच्छी तरह से बांटा हुआ है पैसे को। एक व्यक्ति के पास, मान लो पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं उनके पास सेम, यानी कि जितने भी घर में है सेम के सेम पैसा है। मान लो कि सबके घर में 50,000 है, तो वो 50,000 क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। सबके पास सेम पैसा सेम नेचर का है और वो कितना खर्च कर सकते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना ही है। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेटेड दैट द थिंग्स बीइंग इक्वल। समझा? और इधर भी है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किसे कहेंगे? ऐसा डिमांड जहां पर लॉ अप्लाई ही नहीं होता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगा और डिमांड घटा तो प्राइस भी घट ही जाएगा, उसे ही हम लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। जैसे कि इसमें देख रहे हो क्वांटिटी ऑफ प्राइस है और 10, 100, 9, 8, प्राइस है 8 और क्वालिटी है क्वांटिटी है 200, इसे हम डिमांड शेड्यूल कहेंगे। जिसमें प्राइस घट रहा है तो डिमांड घट रहा है, डिमांड घट रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है। अब देखो एग्जप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। इसको हम 3 ऑब्जेक्शन ले सकते हैं जिसके बिना लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा। पहला ऑब्जेक्शन है
टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि टेस्ट और प्रेफरेंस के रूप में भी ऑब्जेक्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड चलता है। हम क्या खाते हैं, हम क्या टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर भी डिमांड काम करता है। दूसरा, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ डिमांड कंज्यूमर, यानी कि पैसा अगर कितने भी आ जाए तो कभी भी चेंज नहीं होगा कंज्यूमर के बिहेवियर से। तीसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, रिलेटेड गुड्स के प्राइस कभी चेंज नहीं होती। चौथा, कंज्यूमर डू नॉट एक्सीड एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर में जितने भी कमोडिटी होंगे उनका प्राइस चेंज नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने एग्जेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। अब देखो, व्हाई डज डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड, यानी कि व्हाई डज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो सुनो, पहला आ जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर, डिफरेंट यूजेस। ये क्या होता है, तो किन किन वजहों से डिमांड को झुकना पड़ता है, किन किन वजह से डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग के नीचे जाता है। तो पहला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा इनकम इफेक्ट, तीसरा इफिशिएंसी, और चौथा साइज ऑफ कंज्यूमर, और पांचवा डिफरेंट यूजेस। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट किसे कहते हैं, साइज ऑफ कंज्यूमर किसे कहते हैं, डिफरेंट यूजेस, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द कमोडिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हम जो खाए और हम जो पैसा दिए क्या उसके बराबर हमें सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे कि हमने 50 रुपए का गोलगप्पा खाया और उसे हमें 20 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला, तो ये एक मार्जिनल यूटिलिटी के पास आएगा। दूसरा, इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट किसे कहेंगे, तो इनकम इफेक्ट में जब हमारी प्राइस बढ़ती है, हमारे इनकम ऑफ प्राइस बढ़ती है, तो हमारे बाइंग पावर बढ़ जाती है और उसी के ऊपर हम अपने परचेजिंग पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तीसरा, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, यानी कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, हम किसी एक सब्जी को खरीदे और उसी सेम नेचर का किसी और सब्जी में प्राइस कम हो जाए, डबल प्राइस कम हो जाए, यानी कि 50 रुपए ये 20 रुपए है, तो हमारे ये ज्यादा बाइंग होगा इसी से। चौथा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, यानी कि इनकम, नंबर ऑफ कंज्यूमर, जितना भी नंबर ऑफ कंज्यूमर होता है कितने मार्केट में होते हैं। समझो, किसी एक मार्केट में किसी एक सब्जी को खरीदने के लिए 100 लोग होंगे, अगर उनकी प्राइस घटी हो, और उन्हीं के पास 200 लोग होंगे जिनकी प्राइस बढ़ी हुई हो। इनकम ऑफ साइज और नंबर ऑफ कंज्यूमर ये वेरी करता है अलग अलग कंज्यूमर के ऊपर और अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। पांचवा, डिफरेंट यूजेस। समझो, एक एग्जाम्पल के समय जब प्राइस घटती है तो हम उसे बचा बचा कर चलते हैं, और जब प्राइस बढ़ती है तो हम उसे बचा बचा कर चलते हैं, और जब प्राइस घटती है तो उसे हम 4 से 5 चीजों में काम लगाते हैं, अचार बनाने में, खाना बनाने में, सब्जी बनाने में, भुजिया बनाने में। इन चारों को हम कहेंगे डिफरेंट यूजेस। अब देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, किन किन चीजों से डिमांड कभी झुकता नहीं है और डिमांड की कर्वनेस हाई रहती है, यानी कि डिमांड बढ़े भी तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस बढ़े भी तो डिमांड बढ़ेगा। देखो, पहला है आर्टिकल ऑफ डिमिनिशिंग, यानी कि सोशल स्टेटस, इंफीरियर गुड्स या फिर वेवलेन गुड्स। और वेवलेन को किसने दिया था, तो वेवलेन ने, इनका नाम ही वेवलेन है। और इनके ऊपर क्या दिया गया है, तो बोला गया है कि जिन गुड्स को लग्जरियस गुड्स मानते हो, जैसे कि हमारे पास डायमंड है, गोल्ड्स है, सिल्वर है, ये हमारे स्टेटस को दिखाता है, सोशल स्टेटस को दिखाता है कि हम कितने पावरफुल हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं। ये एक आर्टिकल ऑफ डिमिनिशिंग है, जिसे वेवलेंट गुड्स भी कहते हैं, जिसमें प्राइस बढ़े भी तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस घटे भी तो डिमांड बढ़ेगा। समझ गए। दूसरा, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किसे कहेंगे, तो सम टाइम आउट ऑफ इग्नोरेंस द कंज्यूमर फील द गुड्स ऑफ वर्थलेस if its price in low and so price every little quantity of them same, but if the same goods in price high it will be attract more demand। समझो, यहां से तुम स्टेशन गए, स्टेशन पे तुम्हें 200 का टी शर्ट मिला, क्या तुम उसे खरीदोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये चीप लग रहा है, 200 में तो और भी चीजें आते हैं। और वही तुम मॉल में जाते हो और मॉल में टी शर्ट देखते हो
और मॉल में टी शर्ट का प्राइस है 4,000 रुपये। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का है, ताकि हम इसे खरीद सकते हैं और इसे हम खरीद भी लेते हैं क्योंकि हमें ये सोशल स्टेटस के रूप में दिखता है, जिसे हम आगे दिखा भी सकते हैं। बस इसे ही इग्नोरेंस कहेंगे। तीसरा, गिफ्ट एंड गुड्स। गिफ्ट एंड गुड्स किसे कहेंगे? वैसा गिफ्ट एंड गुड्स किसे कहेंगे? तो वो घटिया किस्म की गुड्स जिसमें हमारे मोर देन इनकम, जितना हम कंज्यूम करते हैं, हम जितना सेविंग करते हैं, उसका मोर देन इनकम उसके पार्ट में चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये है रिफाइन ऑयल और ये है घी। जब घी का प्राइस हाई रहता है, यानी कि 500 450 है, और तेल का प्राइस 250 है, तो लोग ज्यादा इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे ना कि इसके, क्योंकि इसकी प्राइस भी कम है और इसकी प्राइस में क्वांटिटी भी ज्यादा है, जिससे लोग इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे और इसमें मोर देन पार्ट ऑफ इनकम ज्यादा इंक्रीज होगी। आज हम लोग ने इतनी देर देखा, कल देखते हैं क्लीन ऑफ क्वालिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। थैंक यू।